नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। आज जिस टॉपिक का हम लोगों को अध्ययन करना है वह कीन्स का रोजगार सिद्धांत है, यानी कीन्स के द्वारा प्रतिपादित रोजगार का सिद्धांत, कीन्सियन थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसी का अध्ययन आज हम लोगों को करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन मेनार्ड कीन्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, और ये जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे ये अल्फ्रेड मार्शल के शिष्य थे। अल्फ्रेड मार्शल, जिसको हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं, तो इसी अल्फ्रेड मार्शल का जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे शिष्य थे। साथ ही साथ जॉन मेनार्ड कीन्स अपने पूर्व के अर्थशास्त्रियों, या ये कहें कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का समूह था, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो आर्थिक सिद्धांत दिए जा रहे थे, उन सिद्धांतों का ये समर्थन करते थे और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन को अपना केंद्रित करते थे। तो ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के फॉलोअर थे और उन्हीं के बातों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का एक विचार, और वो विचार जे.बी. से के बाजार नियम पर आधारित था कि हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट की अवस्था में होती है और पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है। ये सिद्धांत चल रहा था क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का, जो बाजार नियम था, या जे.बी. से का जो बाजार नियम था, और जे.बी. से के बाजार नियम पर आधारित जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जो रोजगार सिद्धांत था, वह रोजगार सिद्धांत अर्थव्यवस्था में निर्विघ्न रूप से चल रहा था, निर्विवाद रूप से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक परिस्थितियां कुछ चेंज होती चली गईं, और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो बातें कही गई थीं, वे बातें अब गलत साबित होते हुए दिख रही थी। जैसे कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है, यह क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था। लेकिन 1930 के आसपास संपूर्ण बाजार में वस्तुएं तो थीं, लेकिन उन वस्तुओं का मांग नहीं हो रहा था। जब उन वस्तुओं का मांग नहीं हो रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का वह बात कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा कर लेती है, तो बाजार में पूर्ति तो है, मांग हो क्यों नहीं रही है। और इसी से मिलता जुलता कुछ और भी सिद्धांत थे, जैसे हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी व्यापक रूप लेते जा रही थी। तब ऐसी परिस्थिति में जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत था, वह ग्राउंड पे दिख नहीं रहा था, या वास्तविक स्वरूप उसका दिख नहीं रहा था। वास्तविकता बहुत दूर थी। यानी 1930 की जब विश्वव्यापी मंदी आती है, और 1930 की विश्वव्यापी मंदी के काल में संपूर्ण विश्व में अति उत्पादन देखने को मिला, बेरोजगारी की समस्या देखने को मिली, मूल्य ह्रास होता चला गया। यानी वो सारी बातें, जिन बातों को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने माना था, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत रूप में प्रतिपादित किया था, वो सारी बातें अब गलत साबित हो गईं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो था, वह जॉन मेनार्ड कीन्स
जो फॉलोवर था क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का, वह इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों का विरोधी हो गया। यानी इनके बातों को अब जो है नए सिरे से समझने का प्रयास करने लगा। एज इट इज इनके बातों को वो अब समझने से परहेज करने लगा और अब नए बातों पर विचार करने लगा। तो हमने देखा कि जो फॉलोवर के रूप में, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के फॉलोवर के रूप में जॉन मेनार्ड किन्स था, अब वो जो है उनका धीरे धीरे आलोचक बन गया और उनकी सिद्धांतों को आलोचना करने लगा या सिद्धांतों को काटने लगा, गलत साबित करने लगा। तो जब हम बात करते हैं 1930 की विश्वव्यापी मंदी, 1930 की विश्वव्यापी मंदी आती है और 1930 के विश्वव्यापी मंदी के काल में संपूर्ण आर्थिक जगत पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई, चारों तरफ मूल्यह्रास हो गया, अति उत्पादन दिखने लगा। तब उसी कालखंड में, यानी 1930 के ही कालखंड में 4 मार्च 1933 को अमेरिका में एक नए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कार्यभार ग्रहण करते हैं। 32वें प्रेसिडेंट के रूप में रूजवेल्ट जो है कार्यभार ग्रहण करते हैं। और उस समय जो वैश्विक आपदा आई थी आर्थिक जगत में, पूरा अमेरिका, पूरा ब्रिटेन पूरी तरह से प्रभावित था, उसके साथ ही साथ संपूर्ण विश्व प्रभावित था। तो रूजवेल्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस मंदी को दूर कैसे किया जाए, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी फैली है उस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। तो ये सब बातों को देखते हुए रूजवेल्ट जो हैं, इस मंदी को एनालिसिस करने के लिए, इस मंदी को दूर करने के लिए जॉन मेनार्ड किन्स को आमंत्रित करते हैं। यानी जॉन मेनार्ड किन्स जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे, उनको रूजवेल्ट के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और जॉन मेनार्ड किन्स जो है मंदी का पूरा एनालिसिस करते हैं और मंदी का एनालिसिस करने के बाद 1936 में एक पुस्तक लिखते हैं कि द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यानी रोजगार का सामान्य सिद्धांत, मुद्रा और ब्याज। समस्या क्या थी? अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैली हुई थी, तो उस बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, यानी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, अर्थव्यवस्था में रोजगार कैसे आए, और इसी के आधार पर यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। एम्प्लॉयमेंट थियरी इसी पुस्तक में किन्स के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। और जब 1936 में किन्स की पुस्तक आती है, वो भी विश्वव्यापी मंदी का एनालिसिस करने के बाद, तब जाकर के जो पुराने अर्थशास्त्रियों का विचार था, जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का रोजगार के संदर्भ में दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण के ऊपर एक नवीन दृष्टिकोण, एक नवीन सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत के रूप में प्रोफेसर किन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और वो भी सिद्धांत किस पुस्तक में आया? द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किन्स देखते क्या है? जब संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही थी, संपूर्ण विश्व में मंदी व्याप्त थी, व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था में मंदी थी, तो मंदी की प्रमुख समस्या क्या थी?
मंदी की सबसे प्रमुख समस्या ये थी कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल गई है। बेरोजगारी फैली क्यों है? तो प्रभावपूर्ण मांग की कमी हो गई है, और प्रभावपूर्ण मांग के अंतर्गत यह बताया जाता है कि उपभोग व विनियोग पर किए गए कमी के कारण, यानी लोग उपभोग कम कर रहे थे, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे थे। उपभोग कम क्यों कर रहे थे? लोगों में बेरोजगारी व्याप्त थी, उनके पास आय नहीं था, आय का स्तर बहुत ही निम्न स्तर पर था, तो उनका उपभोग प्रभावित हो रहा था। जब उनका उपभोग प्रभावित हो रहा था, उनके पास आय नहीं थी, उपभोग नहीं कर रहे थे। जब उपभोग नहीं कर पा रहे थे तो वस्तुओं की मांग नहीं हो रही थी। जब मांग नहीं होगी तो उत्पादक को नुकसान होगा, उत्पादक को नुकसान होगा तो उत्पादक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नया उत्पादन नहीं करेगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि उपभोग व विनियोग में कमी आ गई, और जब उपभोग व विनियोग में कमी आई तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैली, और जब बेरोजगारी फैली तो अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड अर्थव्यवस्था में नहीं रह गई, और जब इफेक्टिव डिमांड नहीं रह गई तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में आ गई। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से धाराशायी हो गई। तो अब बात आती है कि किस प्रकार से इस मंदी को दूर किया जाए। मंदी का कारण तो जॉन मेनार्ड किन्स ने समझ लिया। कारण क्या था? कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग, बेरोजगारी जो है क्यों है? तो बेरोजगारी जो है प्रभावपूर्ण मांग नहीं है, और जब प्रभावपूर्ण मांग नहीं है तो उपभोग और विनियोग हो नहीं पा रहा है। उसने मूल कड़ी समझ ली थी, और इसी आधार पर जॉन मेनार्ड किन्स जो है रोजगार के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या हमको देखनी है कि रोजगार के संदर्भ में जॉन मेनार्ड किन्स का दृष्टिकोण क्या था। तो जॉन मेनार्ड किन्स का यह मानना था कि जो रोजगार का निर्धारण है, वह रोजगार का निर्धारण राष्ट्रीय उत्पाद, यदि रोजगार अधिक है तो राष्ट्रीय उत्पाद भी अधिक होगा, और जब राष्ट्रीय उत्पाद अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग भी अधिक होगी, और जब प्रभावपूर्ण मांग अर्थव्यवस्था में क्रिएट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग इतना हो जिससे अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़े, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़े, अर्थव्यवस्था में रोजगार के ऊपर प्रभाव पड़े, तो वो मांग को प्रभावित करने वाला जो है तत्व, जिसको हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं, वह मांग जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के ऊपर प्रभाव डाल सके, तो जो प्रभावपूर्ण मांग पर असर डाल सके। इस प्रकार रोजगार का जो निर्धारण है राष्ट्रीय उत्पादन पर निर्भर करेगा, और राष्ट्रीय उत्पादन जो है प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करेगा। और यहीं पर हम नीचे क्या देख रहे हैं कि रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर नहीं, प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर निर्भर करता है, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। वह डिमांड जो इफेक्ट डाल सके, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर वो असर डालता है। और प्रोफेसर किन्स ने मांग के स्थान पर प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से रोजगार का जो निर्धारण है, यह रोजगार का निर्धारण सीधे सीधे प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर प्रभाव डालती है, या प्रभावपूर्ण मांग सीधे सीधे रोजगार के ऊपर असर डालती है। इस प्रकार की बात जॉन मेनार्ड किन्स का कहना था। अब प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड के संदर्भ में जॉन मेनार्ड किन्स का क्या कहना है? तो प्रोफेसर किन्स के अनुसार जो इफेक्टिव डिमांड है,
अगर वह बढ़ता है, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ता है, तो प्रभावपूर्ण मांग यदि बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है और पुनः रोजगार बढ़ता है। अर्थात रोजगार और उत्पादन में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है या रोजगार का स्तर उत्पादन के मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कैसा है, या ये कहें कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर कैसा है। यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में परिवर्तन होता है, उत्पादन में प्लस माइनस होता है, तो ये माना जाता है कि रोजगार में भी प्लस माइनस होगा। प्लस से मतलब है उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, माइनस से मतलब है कि उत्पादन घटता है तो रोजगार भी घटता हुआ पाया जाता है। तो कीन्स जो है प्रभावोत्पादक मांग के संदर्भ में क्या कहता है कि प्रभावोत्पादक मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो पुनः रोजगार बढ़ेगा। तो उत्पादन और रोजगार में प्रत्यक्ष संबंध है, और प्रत्यक्ष संबंध मतलब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार घटता हुआ पाया जाएगा। और इसी के संदर्भ में किन्स नीचे लिखते हैं कि प्रभावोत्पादक मांग में वृद्धि उत्पादन व रोजगार के स्तर को बढ़ाता है, वही बात जो ऊपर कही गई, तथा प्रभावोत्पादक मांग में कमी उत्पादन व रोजगार के स्तर को घटाता है। यानी इन दोनों में, उत्पादन और रोजगार में प्रत्यक्ष संबंध, सीधा संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटता हुआ पाया जाएगा। अब प्रभावपूर्ण मांग, प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण कैसे होता है? तो प्रभावपूर्ण मांग के संदर्भ में किन्स की जो बातें हैं, किन्स कहता है कि यह जो प्रभावपूर्ण मांग है यह दो बातों पर निर्भर करता है। वह है समग्र मांग क्रिया, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। समग्र मांग क्रिया या कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, इसी दोनों के इक्विलिब्रियम पर, इन्हीं दोनों के संतुलन पर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता हुआ पाया जाता है। या ये कहें कि जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों एक बराबर होगी, उसी बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग होगा और उसी प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर रोजगार का स्तर निर्धारित होता हुआ पाया जाएगा। तो अब आगे कि ये कुल मांग क्रिया या समग्र मांग क्रिया, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन से मतलब यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मांग, समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मांग का योग, ये एग्रीगेट डिमांड है। किसी भी अर्थव्यवस्था में ए टू जेड जितनी वस्तुएं हैं और ए टू जेड जितनी सेवाएं हैं, इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, सभी का योग कर दिया जाए, तो इन्हीं सभी का योग करने के बाद जो योगफल आता है, जो टोटल आएगा, वो क्या है? यानी उपभोग वस्तुओं का मांग ए टू जेड कर दिया और उसके साथ ही विनियोग वस्तुओं का मांग, हमने इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो डिमांड किया उसका योग कर दिया, और जब टोटल का योग कर दिया, उपभोग और विनियोग दोनों का योग कर दिया, इक्वल टू ADF, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। इन्हीं दोनों का योग जो है, समग्र योग जो है, कुल मांग क्रिया के अंतर्गत आता है। अब समग्र मांग के संदर्भ में क्या बातें हैं? समग्र मांग के संदर्भ में यह कहा जाता है कि रोजगार के एक विशेष स्तर पर, जैसे मान लिया कोई रोजगार का स्तर है, कुछ लोग रोजगार में लगे हुए हैं और रोजगार के एक विशेष स्तर पर जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई, ए टू जेड जितनी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं,
उन समस्त वस्तुओं को बेचने से जितनी धनराशि प्राप्त होगी, जैसे रोजगार, मान लिया अर्थव्यवस्था में तमाम लोगों को रोजगार दिया गया, 10,000 लोगों को रोजगार दिया गया, उन लोगों के द्वारा, उन 10,000 लोगों के द्वारा जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई, मान लिया 1 लाख वस्तुएं उत्पादित हुई, उस 1 लाख वस्तु को बेचने से जितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है, वह जो कुल राशि है उस रोजगार स्तर का कुल मांग कीमत कहलाती है। यानी जितनी वस्तुएं उत्पादित होकर के बाजार में गईं और बाजार में बिक करके जितनी धनराशि ले आएगी, जितनी रेवेन्यू वो कलेक्ट कर पाएगी, वो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या है, जो रोजगार दिया गया है वह रोजगार का कीमत है। और यदि वस्तुओं को बेच करके ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए, ज्यादा धनराशि की प्राप्ति हो जाए, तो जब ज्यादा धनराशि की प्राप्ति हो जाएगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि कम रेवेन्यू प्राप्त होगा, कम आय प्राप्त होगा, तो कम लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यानी यहां पर देखा जा रहा है कि रोजगार, उत्पादन और प्रत्याशित आय, इसमें भी सीधा संबंध है। अगर वस्तु को बेचने से खूब ढेर सारा रेवेन्यू मिल जाए, खूब ढेर सारा प्रत्याशित आय प्राप्त हो जाए, या प्रत्याशित आय की संभावना खूब ढेर सारा है, तो ढेर सारा रोजगार दिया जाएगा। अगर वस्तु को बेचने के बाद जो आय की प्राप्ति होने की संभावना है वो कम है, तो जब कम होगा, कम संभावना है, तो रोजगार भी कम होगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि रोजगार अधिक तो उत्पादन अधिक, और उत्पादन अधिक है तो ज्यादा वस्तुएं बिकने के लिए तैयार होंगी, बाजार में ज्यादा वस्तुएं बिकेंगी, और जब बाजार में ज्यादा वस्तुएं बिकेंगी तो प्रत्याशित आय भी अधिक होगा। इसके साथ ही साथ यदि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर नीचे है, रोजगार कम है, तो रोजगार कम है तो उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो प्रत्याशित आय भी कम होगा, और जब प्रत्याशित आय कम होगा तो रोजगार कम होगा। तो वही चीज यहां पे बताया गया है कि प्रत्याशित आय का रोजगार से सीधा संबंध है। अगर आय अधिक होने की संभावना है तो साहसी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देगा। यदि आय कम होने की संभावना है, आय की प्राप्ति कम होने की संभावना है, तो साहसी कम लोगों को रोजगार देगा। इसी को रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ओ एक्स अक्ष पर, यहां पर ओ एक्स अक्ष पर रोजगार का स्तर दिखाया गया है, और ओ वाई अक्ष पर प्रत्याशित आय दिखाया गया है। और यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि जिन दिनों ओ एम रोजगार है, कम रोजगार, यहां पे कम रोजगार दिखाया गया है, उन दिनों प्रत्याशित आय ओपी का है। रोजगार ओ एम से बढ़कर के ओ एम 1, तो प्रत्याशित आय ओपी से बढ़कर के ओपी 1। रोजगार का स्तर ओ एम 1 से बढ़कर के ओ एम 2, तो प्रत्याशित आय ओपी 1 से बढ़कर के ओपी 2। यानी हम देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशित आय भी बढ़ती हुई पाई जा रही है। और इस आधार पर एक रेखा बनती है जो देख रहे हैं, ADF, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की रेखा है, जो यह प्रदर्शित कर रही है कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रत्याशित आय भी बढ़ती चली जाएगी। या ये कहें कि जैसे जैसे प्रत्याशित आय अधिक होने की संभावना होगी वैसे वैसे रोजगार का स्तर भी अधिक होता हुआ पाया जाएगा। अब साहसी रोजगार कब तक देगा? बात आती है कि कोई भी साहसी कब तक रोजगार देगा। तो इसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि जब तक साहसी के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से कम इतनी धनराशि प्राप्त हो जाए, या इतनी धनराशि अवश्य मिल जाए जितना कि उसने उत्पादन करने पर व्यय किया है। यानी
साहसी की जो उत्पादन लागत है वह उत्पादन लागत यदि निकल आ रही है तो साहसी उत्पादन करेगा, और यदि उत्पादन लागत से भी कम मिल रहा है या नुकसान जा रहा है तो साहसी उत्पादन करना बंद कर देगा। तो यहां हमने देखा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन यानी, और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के संदर्भ में हमने क्या देखा कि प्रत्याशित आय और रोजगार में प्रत्यक्ष संबंध है। रोजगार बढ़ेगा तो प्रत्याशित आय बढ़ेगा, या ये कहें कि जैसे जैसे प्रत्याशित आय बढ़ती जाती है, बढ़ने की संभावना होती है, वैसे वैसे रोजगार का भी स्तर बढ़ने की संभावना पाई जाती है। अब एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हमने देख लिया। अब एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, समग्र पूर्ति क्रिया। और समग्र पूर्ति से क्या मतलब है? कुल पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में किए गए कुल उत्पादन से A to Z जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है, इन समस्त वस्तुओं का यदि योग कर दिया जाए, समस्त वस्तुओं का योग, समस्त पूर्ति का अगर योग कर दिया जाए तो वही क्या होता है? वह समग्र पूर्ति क्रिया है, या जिसको कुल पूर्ति क्रिया या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ASF के नाम से हम जानते हैं। और किसी निश्चित, दूसरा जो दिया जा रहा है, किसी निश्चित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को एक निश्चित धनराशि व्यय करनी पड़ती है। यानी उत्पादक को किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उस वस्तु को उत्पादित करने के लिए, या ये कहें कि उस वस्तु के उत्पादन के लिए कुछ न कुछ निश्चित धनराशि व्यय अवश्य करनी पड़ेगी। और वही जो व्यय किया जाता है वही व्यय क्या है? तो उत्पादन विशेष की उत्पादन लागत है। किसी वस्तु के उत्पादन में जो धनराशि लगाई गई, जो लागत लगाया गया, वही लागत क्या है? वह उत्पादन विशेष की उत्पादन लागत है। और तीसरा किंस क्या कहते हैं कि कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन को बेचकर कम से कम इतनी धनराशि अवश्य प्राप्त करना चाहेगा जितना कि उसने उत्पादन पर लागत के रूप में लगाया है। यानी जितना उसका लगा है, कम से कम उतनी धनराशि की वह अपेक्षा करता है, उतनी धनराशि उसको चाहिए, नहीं तो वो पूर्ति करना बंद कर देगा, उससे नीचे जाएगा तो। और इस प्रकार सभी उत्पादकों के लागतों को जोड़ दिया जाए। जितने भी प्रकार के उत्पादन हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के उत्पादक हैं, उन सभी उत्पादकों के यदि लागत को जोड़ दिया जाए तो कीन्स ने इसी धनराशि को कुल पूर्ति क्रिया कहा है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का नाम दिया है। अब हमने यहां पर देखा कि कुल पूर्ति क्रिया, इसको रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रेखा चित्र में OX अक्ष पर रोजगार का स्तर, रेखा चित्र में OX अक्ष पर रोजगार का स्तर दिखाया गया है और OY अक्ष पर कुल पूर्ति क्रिया दिखाया गया है, समग्र पूर्ति क्रिया। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुल पूर्ति क्रिया भी बढ़ती चली जाएगी। यानी जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती चली जाएगी। तो नीचे हम क्या देख रहे हैं कि उत्पादन व रोजगार का स्तर, उत्पादन या रोजगार, और उत्पादन कम है तो रोजगार कम है, उत्पादन अधिक है तो रोजगार अधिक है। और ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि उत्पादन कम है तो रोजगार कम है, और जब ये दोनों कम है तो लागत कम है और कुल पूर्ति कम है। उत्पादन अधिक है तो रोजगार अधिक है, और रोजगार अधिक है तो ऐसी स्थिति में लागत अधिक और कुल पूर्ति अधिक। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कुल पूर्ति भी बढ़ती हुई पाई जा रही है। और इस प्रकार से
इन बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक रेखा बनती है ASF, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, जिसको समग्र पूर्ति क्रिया के नाम से हम जानते हैं। अब रोजगार के स्तर का निर्धारण कहां पे होता है? तो कीन्स का कहना यह था, कीन्स के अनुसार रोजगार का जो स्तर निर्धारित होता है वह है कि किसी भी देश में रोजगार स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग पर रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। और प्रभावपूर्ण मांग कहां पर निर्धारित होती है? जहां पर कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जहां एक दूसरे को काटती हैं या जहां दोनों एक बराबर होती हैं, वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होगा, और जहां पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होगा वहीं पर रोजगार का स्तर निर्धारित होगा। तो रेखा चित्र में हम देख क्या रहे हैं कि ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की रेखा है और ये दूसरी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन की रेखा है ADF ASF, और ये दोनों एक दूसरे को जहां काटती हैं वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को इस T बिंदु पर काट रही हैं। जब इस T बिंदु पर काट रही हैं तो इस T बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित हो गया, जैसा कि पहले बताया गया था। और जो प्रभावपूर्ण मांग है वही प्रभावपूर्ण मांग नीचे रोजगार का स्तर है। यानी इस T बिंदु पर या इस T प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु पर OM रोजगार का स्तर निर्धारित होता हुआ पाया जाता है। OM रोजगार का स्तर निर्धारित हो गया, यानी हमने क्या देखा रेखा चित्र में कि ADF और ASF जहां दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है, या ये कहें कि उसी बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता हुआ पाया जाता है। वही पीछे जो रेखा चित्र दी गई है सेम वही रेखा चित्र यहां भी है। बताया क्या गया कि जहां पर समग्र मांग की रेखा समग्र पूर्ति की रेखा काटती है वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होगा और वहीं पर रोजगार का स्तर निर्धारित होगा। यानी OM बिंदु पर रोजगार का स्तर निर्धारित हो गया, और कीन्स का ये मानना है कि अब ये रोजगार का स्तर न OM से कम होगा न OM से अधिक होगा। अगर OM से कम बेसी होता है, अगर किन्हीं कारणों से रोजगार के स्तर में कोई परिवर्तन होता है, रोजगार कम हो जाए रोजगार अधिक हो जाए, तो स्वतः ऐसी शक्ति क्रियाशील हो जाएगी कि पुनः रोजगार अपने पुराने बिंदु पर पहुंच जाएगा। जैसे हम देख क्या रहे हैं कि हमने ऊपर देख लिया कि OM बिंदु के दाहिने या बाएं संतुलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब यहां से हमको देखना है। जैसे मान लिया रोजगार का स्तर जो OM का था वह संतुलन OM से घट करके OM1 हो गया, रोजगार कम हो गया। और जब रोजगार कम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं? T1 और M1, ये T1 है और यहां पर M1 है। T1 M1 टोटल डिमांड है, मांग T1 M1 की हो रही है, लेकिन रोजगार का स्तर घटा है, और जब रोजगार का स्तर घटेगा तो ऐसी स्थिति में उत्पादन घटेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि M1 T2 ये जो है उत्पादन है, बाजार में मांग T1 M का है, डिमांड ज़्यादा है, खरीदार ज़्यादा हैं, और सप्लाई ये ASF की हरी वाली रेखा है, सप्लाई M1 T2 की है। बाजार में खरीदार अधिक हो गए और विक्रेता कम हो गए। यानी बाजार में हुआ क्या? बाजार में डिमांड जनरेट हो गया, मांग अधिक हो गई,
मांग अधिक होगा किसी भी वस्तु का तो मांग अधिक होगा और पूर्ति कम होगा तो बाजार में उत्पादकों को लाभ होगा। जब उत्पादकों को लाभ होगा तो लाभ से प्रेरित होकर के उत्पादक उत्पादन बढ़ाएगा। उत्पादक जब उत्पादन बढ़ाएगा तो रोजगार का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि एक एरो बनाया गया है कि रोजगार जो पहले OM1 से घट करके OM1 हो गया था वह रोजगार पुनः आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी वह OM1 से आगे की तरफ बढ़ता हुआ पाया जाएगा। किन्हीं कारणों से मान लिया कोई ऐसा कारण रहा जिस कारण से रोजगार का स्तर बढ़ गया, अर्थव्यवस्था में ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया गया। अर्थव्यवस्था में OM2 अब तीसरे पॉइंट पर हम आ गए हैं। अब अर्थव्यवस्था में OM2 का रोजगार दे दिया गया, ढेर सारे लोगों को रोजगार प्रदान कर दिया गया। जब ढेर सारे लोगों को रोजगार प्रदान कर दिया गया, ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो उत्पादन तो होगा, पूर्ति अधिक हो जाएगी। ढेर सारे लोगों को रोजगार प्रदान कर दिया गया तो M2T3 यानी सप्लाई की रेखा है, ग्रीन वाली सप्लाई की रेखा, M2T3 की बाजार में पूर्ति हो जाएगी, पूर्ति अधिक होगी। और मांग M2T4 की है। बाजार में वस्तुएं अधिक हैं, पूर्ति अधिक है और मांग कम है। ढेर सारे बेचने वाले बाजार में आ जाएं और खरीदने वाले कम हों तो अब खरीदने वाले बार्गेन करेंगे, 10 का नहीं लेंगे, 8 का लेंगे। देंगे क्या? 8 रुपए में नहीं लेंगे, 7 रुपए में लेंगे। दे पाएंगे क्या? माने अब क्या होगा, अब मजबूर होकर के ग्राहक की संख्या कम है, ग्राहक कम है, विक्रेता ज्यादा है, तो विक्रेता मजबूर होकर के अपने वस्तु की कीमत गिराएगा। और जब अपने वस्तु की कीमत को कम करेगा तो उत्पादक को नुकसान होगा। और जब उत्पादक को नुकसान होगा तो उत्पादक नुकसान से बचने के लिए अब भविष्य के लिए क्या करेगा, उत्पादन को कम करने का प्राविधान करेगा। और जब उत्पादन को कम करने के लिए जब वो प्राविधान करेगा तो रोजगार का स्तर कम करेगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि एक यहाँ भी लाइन बनाई गई है, जो OM2 से घटकर रोजगार OM के ऊपर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि किन्हीं कारणों से यदि अर्थव्यवस्था में OM जो रोजगार का स्तर है, इस रोजगार के स्तर से रोजगार बाएं या दाहिने हो जाए, रोजगार के लेवल में परिवर्तन हो जाए, रोजगार कम हो जाए, रोजगार अधिक हो जाए, तो बाजार में स्वतः ऐसी शक्ति क्रियाशील हो जाएगी कि रोजगार स्तर पुराने बिंदु पर, या ये कहें कि प्रभावपूर्ण मांग के संतुलन बिंदु पर पुनः वापस आ जाएगा। या दूसरे तरफ से ये कहें कि प्रभावपूर्ण मांग के संतुलन बिंदु पर जो रोजगार का स्तर निर्धारित होता है, उस रोजगार के स्तर से रोजगार आगे पीछे जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार हमने प्रोफेसर किन्स के द्वारा प्रतिपादित रोजगार का सिद्धांत देखा। और इस रोजगार के सिद्धांत के द्वारा 1930 की जो विश्वव्यापी मंदी आई थी, उस विश्वव्यापी मंदी को दूर करने में बहुत ही प्रयास किया गया। और ये सिद्धांत जॉन मेनार्ड किन्स का जो योगदान था 1930 के विश्वव्यापी मंदी को दूर करने के लिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इतने सिद्धांतों के बाद जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा प्रतिपादित जो रोजगार सिद्धांत है, उस रोजगार सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, जिसमें सबसे पहली आलोचना यह है कि प्रोफेसर किन्स के द्वारा जो प्रतिपादित रोजगार का सिद्धांत है वह एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। दूसरा बताया गया कि बेरोजगारी का यह अस्थायी हल नहीं बताता है। तीसरी आलोचना यह की जाती है कि अवास्तविक मान्यताओं पर यह आधारित है। चौथी आलोचना इसमें यह की जाती है कि किन्स द्वारा प्रतिपादित जो रोजगार का सिद्धांत है वह बंद अर्थव्यवस्था के मान्यता पर है। अगला, यह सिद्धांत प्रायोगिक नहीं है। आगे आलोचना यह है कि उपभोग प्रवृत्ति की अधूरी व्याख्या इसमें की गई है।
विनियोग को अधिक महत्व दिया गया है और त्वरक सिद्धांत की अवहेलना की गई है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने किन्स के द्वारा प्रतिपादित जो रोजगार सिद्धांत है उस रोजगार सिद्धांत का अध्ययन हम लोगों ने किया और हमें उम्मीद है कि आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा देखा वो आपको आपके अध्ययन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और आगे की पढ़ाई आपकी और सरल हो, इसके लिए नियमित हमारी वीडियो आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।